शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री का नियम सबको पता है ना, जो लिखवाऊंगा जितना लिखवाऊंगा सब कुछ आपको लिखना है। हिस्ट्री में भी मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं एक बार, जस्ट हैव अ लुक। ये हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के फेयर नोट्स। फेयर नोट्स जो आपको मिलेंगे प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में। इसमें सब कुछ साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है, एक एक चीज, एक एक डिटेल जो भी मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया है, हर एक चीज साफ सुथरे तरीके से इसमें लिखी हुई। इसमें मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है ताकि किसी को भी समझने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैप पर भी जिस तरीके से मैं चीजों को दिखा सकता था वो मैंने दिखाने की कोशिश की है, और एक एक चीज पॉइंट फॉर्मेट में, फ्लोचार्ट फॉर्मेट में इसके अंदर लिख दी। तो इसी प्रकार से आपको आपके प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, और ये होंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास नोट्स। ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा घसीट के भी लिखूंगा लाइक दिस, तो आपको मैनेज करना है और साथ साथ लिखते रहना है। तो कल की क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि भाई अपना वास्को डिगामा अब्दुल माजिद के सहारे कैलिकट पहुंच गया था, जिसे वर्तमान समय में आप कोझिकोड केरला के नाम से जानते हैं। वास्को डिगामा भारत आता है 1498 में, और वास्को डिगामा को श्रेय दिया जाता है भारत पहुंचने के समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए। भारत पहुंचने का जो समुद्री रास्ता है, जो सी रूट है, वो डिस्कवर किया था वास्को डिगामा ने। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई स्पेन ने फंडिंग करी एक इटालियन ट्रेवलर को जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। और अमेरिका को उस समय बोला गया न्यू वर्ल्ड, बिकॉज पहले के लोगों को तो पता नहीं था कि यार नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जैसी कोई चीज है, राइट। तो अमेरिका को उस समय बोला गया न्यू वर्ल्ड। आज की कहानी हम इसी से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी डिवाइड दिस लाइन। चलो, आज की कहानी को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं जरा वर्ल्ड मैप को यहां पर लेकर आऊं। Where is the world map? This is the world map. वैसे तुम लोग को पता है कि नहीं? पूछो क्या? पूछो 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 क्या? आजकल कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने लगा यार, पता है कि नहीं तुम्हें? कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा है? कोई बात नहीं, छोड़ो। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भैया आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। 1492 में भाई अमेरिका की डिस्कवरी हो चुकी थी। कोई स्पेसिफिकली पूछे तो आप लिख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका। और 1498 में वास्को डिगामा ने भारत पहुंचने के समुद्री रास्ते की खोज कर दी थी। अब जरा एक चीज यहां पर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि अमेरिका की खोज में हाथ था क्रिस्टोफर कोलंबस का, एंड क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज फंडेड बाय स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज फंडेड बाय स्पेन, स्पॉन्सर्ड बाय स्पेन। वास्को डिगामा, ये कौन था? ये था भैया पुर्तगाल के साइड से, ये था भैया पुर्तगाल के साइड से। अब ध्यान से समझो, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी की, तो जायज सी बात है कि यार उसके दिमाग में आया होगा कि अगर नॉर्थ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका भी होगा ही होगा, राइट। और अगर साउथ अमेरिका है तो हो सकता है ऐसे कई नए आइलैंड्स हमें मिले, ऐसे कई नए आइलैंड्स हमें मिले। तो स्पेन एंड पुर्तगाल के बीच में भैया एक कंपटीशन ये होने लगा, ध्यान से समझेंगे, स्पेन वर्सेस पुर्तगाल, ये कंपटीशन होने लगा कि जो भी न्यू टेरिटरीज डिस्कवर हो रही हैं, जो भी न्यू लैंड आपका डिस्कवर हो रहा है,
इसके ऊपर कंट्रोल कौन रखेगा? इसके ऊपर कंट्रोल कौन रखेगा? बात तो सही है यार, ये तो हमें पता होना चाहिए। बिकॉज कल को फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई नई टेरिटरी डिस्कवर हो जाती तो स्पेन वाले पहुंच जाते और पुर्तगाल वाले भी आ जाते कि हमारा हो गया, हमारा हो गया, हमारा हो गया। तो ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो भी न्यू लैंड डिस्कवर हो रहे हैं, जो भी न्यू टेरिटरीज डिस्कवर हो रही है, उनके ऊपर एक्चुअल कंट्रोल किसका रहेगा? स्पेन का रहेगा या फिर पुर्तगाल का रहेगा? और इसी चीज को सॉल्व करते हुए एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास। ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास। और ये ट्रीटी साइन की जाती है सर 1494 में। 1494 में 1494 में बिकॉज व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द नॉर्थ अमेरिका इन 1492, तो ये सवाल पहले ही उठ चुका था कि यार ऐसी और भी टेरिटरीज, ऐसे और भी नए लैंड हमें मिल सकते हैं। और इसीलिए ठीक 2 साल बाद ये टेरिटरी साइन हो गई, सॉरी, ये ट्रीटी साइन हो गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास इन 1494। और इस ट्रीटी के तहत ध्यान से देखेंगे, इस ट्रीटी के तहत एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई लगभग 1300 नॉटिकल माइल्स की, कुछ इस प्रकार से एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई 1300 नॉटिकल माइल्स की, या आप इसको 1300 माइल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। 1300 माइल्स की एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई और यह बोला गया कि इस लाइन के वेस्ट साइड में, इस लाइन के वेस्ट साइड में जो भी टेरिटरीज, जो भी लैंड डिस्कवर होगा, जो भी लैंड डिस्कवर होगा उस पर कंट्रोल करेगा स्पेन, उस पर कंट्रोल करेगा स्पेन। और इस लाइन के ईस्टर्न साइड पर जो भी लैंड डिस्कवर होगा उसको टेक ओवर करेगा पुर्तगाल, या उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा पुर्तगाल का। ये लाइन आप लगभग यहां पे भी इस प्रकार से खींच सकते हैं। ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी भाई, दोनों साइड से डिवाइड किया गया था, अगर आपको पता हो तो, जैसा ही आपको आगे दिख रहा है वैसा आप कुछ पीछे भी होगा। तो इतने में जो कंट्रोल है वो किसका हो गया? पुर्तगाल का। और इतने में जो कंट्रोल है वो किसका हो गया? स्पेन का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बताइए, इतना समझ में आ गया? यस सर। और ये किस ट्रीटी के तहत हुआ? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास। सो इस ट्रीटी के तहत बेसिकली क्या हुआ? एन इमेजिनरी लाइन वॉज ड्रॉन एन इमेजिनरी लाइन वॉज ड्रॉन, जिसके तहत ये बोला गया कि जो भी न्यू वर्ल्ड के साइड डिस्कवरीज हो रही हैं, न्यू वर्ल्ड का मतलब नॉर्थ अमेरिका वाले साइड जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं, उसका कंट्रोल रहेगा स्पेन के पास, उसका कंट्रोल रहेगा स्पेन के पास। और जो ओल्ड वर्ल्ड है, यानी वेस्टर्न साइड पर जो लैंड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनके सिर्फ हमें रूट्स खोजने, रास्ता खोजना है, उस पर कंट्रोल करेगा पुर्तगाल। तो भैया यहां पर ये जो समस्या है ये सॉल्व होती है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास से, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास से। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या आपको इतना समझ में आया? अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो रही होगी, भैया ये 2 लाइन क्यों बनाई है? जायज सी बात है यार, जितना इस साइड आपको दिख रहा है उतना ये दूसरे साइड भी होगा। मैं मैप का सिर्फ एक ही साइड लगा सकता हूं फिलहाल के लिए, है ना। तो जो इस साइड है वो उस साइड भी होगा, जायज सी बात है। सो 1300 नॉटिकल माइल्स आप लगभग इस प्रकार से यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, यहां पर जो भी डिस्कवरीज होंगी, यहां पर जो भी डिस्कवरीज होंगी वो जाएगा स्पेन के साइड, वो जाएगा स्पेन के साइड। और यहां पर जो भी डिस्कवरीज होंगी वो जाएगा पुर्तगाल के साइड। समझ में आ गया?
समझ में आ गया? ये जो इमेजिनरी लाइन थी आपकी कितने माइल्स की थी? लगभग 1300 माइल्स, लगभग 1300 माइल्स। ये समझ में आ गया एवरीवन? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अच्छा, ये न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड जिसको नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से सुन लो। पहले पता है कंडीशन क्या थी? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने चीजें डिस्कवर नहीं की थी, अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने चीजें डिस्कवर नहीं की थी, उसने नॉर्थ अमेरिका वगैरह नहीं खोजा था, तब तक दुनिया यह मानती थी कि वर्ल्ड का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वर्ल्ड का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वो है कैनरी आइलैंड। वो क्या है? कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड तुम्हें यहां कहीं पे देखने को मिलेगा, इस इलाके में। इसी को कंसीडर किया जाता था। ये देख लो भाई, यहां पे कैनरी आइलैंड, इस पे कंट्रोल लेकिन स्पेन का है, याद रखेंगे। तो ये माना जाता था कि वर्ल्ड का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कैनरी आइलैंड है। लेकिन व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस, एन इटालियन ट्रेवलर फंडेड बाय स्पेन, स्पॉन्सर्ड बाय स्पेन, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद ये बोला गया कि नहीं यार, नई दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, इसके आगे भी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड। उसी रिस्पेक्ट में मैंने यहां न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड लिखा है। चलिए, इतना समझ में आ गया? ये कब तक माना जाता था भाई, इसको भी लिख लो। टिल अमेरिका वॉज नॉट डिस्कवर्ड, टिल अमेरिका वॉज नॉट डिस्कवर्ड। सो भैया, यहां पर ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास याद रखेंगे, और इसके तहत क्या हुआ था ये भी याद रखेंगे। और ये कहानी भी आपको पूरा का पूरा रिलेट होना चाहिए कि ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास की क्या जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौ भाई, सब ये चीजें बातें करते हैं, सब इसके बारे में बातें करते हैं कि वास्को डिगामा भारत आया था, और आया भी था भाई वो 1498 में। बट बट कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करता कि व्हाट हैपेंड व्हेन वास्को डिगामा रीच्ड इंडिया, व्हेन वास्को डिगामा रीच्ड इंडिया, व्हाट हैपेंड व्हेन वास्को डिगामा रीच्ड इंडिया। ये काफी अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि यार इंडिया आया वो तो हमें भी पता है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या वो भी तो बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन दे देता हूं, पुर्तगाल ट्रेवलर्स की, कि किसके बाद कौन आया था। क्या बोला मैंने? मैं आपको टाइमलाइन दे देता हूं पुर्तगाल ट्रेवलर्स की, कि किसके बाद कौन आया था। तो सबसे पहले भैया 1498 में आपका आया था वास्को डिगामा, आपका आया था वास्को डिगामा। ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, टाइमलाइन। पोर्तुगीज ट्रेवलर्स की, किसके बाद कौन आया था। ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कई बार ऐसे उटपटांग सवाल ऑर्डर वाले भी पूछ लेती है। पोर्तुगीज ट्रेवलर्स, पोर्तुगीज ट्रेवलर्स 1498 में सबसे पहले आता भैया वास्को डिगामा। ठीक है, इसके बाद 1500 में, 1500 में आपको देखने को मिलेगा पेड्रो एल्वरास कैब्रल, पेड्रो एल्वरास कैब्रल। इसके बाद भैया ये भारत आते हैं। इसके बाद 1505 से लेकर 1505 में भारत आता है और 1509 तक रहता है। कौन था भाई ये? नाम था इसका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आफ्टर दैट अगेन ड्रॉ द लाइन। इसके बाद 1509 में आता है और 1515 तक रहता है, 1515 तक रहता है। नाम था सर इसका एल्फोंसो, अल्फांजो नहीं भैया, एल्फोंसो डी एल्बुकर्क, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ये सीक्वेंस में याद रखना प्लीज, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। आफ्टर दैट 1529 में आता है और 1538 तक रहता है। नाम था भैया इसका नींडो कोना या नीनो डो कोना, नीनो डो कोना कह सकते हो, नीनो डो कोना, नींडो नहीं, नीनो डो कोना। सो ये 5 ट्रेवलर्स तो आपको भाई लाइन से याद होने चाहिए, वास्को डिगामा, फिर पेड्रो, फिर फ्रांसिस्को, फिर एल्फोंसो, फिर नीनो। ठीक है, ईयर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद करोगे तो चले। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत में किस जगह पर आया था? बताइए बताइए बताइए, कई बार बता चुका मैं। कोझिकोड, कैलिकट। कोझिकोडे आज के समय का नाम है, जो कि आपको केरला में देखने को मिलेगा। उस समय का नाम था कैलिकट। ठीक है, तो वास्को डिगामा भैया कहां पर आए थे? कैलिकट में। कहां पर आए थे? कैलिकट में। कैलिकट के राजा को उस टाइम पता है क्या कहते थे? कैलिकट के राजा का जो टाइटल था, जो वहां के किंग हुआ करते थे, उनका जो टाइटल था उनको कहा जाता था जोमरीन, किंग जोमरीन, किंग जोमरीन, राइट। ये टाइटल था बेसिकली, कैलिकट के राजा को आप इस नाम से बुलाते थे। तो वास्को डिगामा कहां पर आया भैया? आया कैलिकट में, और किंग जोमरीन ने बहुत ही अच्छे से इसका वेलकम किया। किंग जोमरीन ने बहुत ही अच्छे से इसका वेलकम किया और वास्को डिगामा आया था 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स। किंग जोमरीन ने बहुत ही अच्छा इसका वेलकम किया और वास्को डिगामा को ट्रेड करने की परमिशन दे दी कि यार तुम 3 महीने के लिए आए हो, कोई बात नहीं, तुम हमारे यहां पर ट्रेड कर सकते हो। तो किंग जोमरीन ने वास्को डिगामा को ट्रेड करने की परमिशन दे दी। क्या दे दी? ट्रेड करने की परमिशन दे दी। किंग जोमरीन ने वास्को डिगामा को ट्रेड करने की परमिशन दे दी। इतना समझ में आया? लेकिन पता है दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि वास्को डिगामा जिस तरीके से भारत आया था, वास्को डिगामा जिस तरीके से भारत आया था, उससे 2 प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती थी। उससे भैया 2 प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती थी। कौन कौन सी सर? पॉइंट नंबर 1, पॉलिटिकल, या फिर आप कह सकते हैं टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल या फिर टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि यार वास्को डिगामा यहां तक आया था, मोजाम्बिक, उसके बाद उसको यहां से स्पाइसेस के ट्रेसेस मिलते हैं। वास्को डिगामा को स्पाइसेस के ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है, स्पाइसेस के ट्रेसेस मिलते हैं, और यहां से अब्दुल माजिद नाम के बंदे को लेकर वो पहुंच जाता है कैलिकट में। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने आपको यहां पर ऑटोमन एम्पायर वाला एक कॉन्सेप्ट समझाया था, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ऑटोमन एम्पायर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, दे बिलीव्ड इन एक्सपेंशन। उन्होंने सबसे पहले यहां पर कॉन्स्टेंटिनोपोल को कैप्चर किया और मेडिटेरेनियन सी वाला
और ये जो रेड सी के बाउंड्रिंग नेशंस हैं, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसके बाद एक्सपैंड होते 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 इन्होंने ये पूरा का पूरा अरब वाला जो पेनिनसुला आपका कैप्चर कर लिया, और साथ ही साथ अरब पेनिनसुला कैप्चर करते ही इनके हाथ में ये अरेबियन सी का कंट्रोल आ गया। ना वास्को डिगामा अरेबियन सी से होते हुए ही भारत पहुंचा था, अरेबियन सी से होते हुए भारत पहुंचा था। तो यार अरब वालों को, ऑटोमन एम्पायर को तो लगेगा ना कि हमारी टेरिटरी में से होते हुए कोई कैसे इतनी आसानी से बाहर जा सकता है, हमारी टेरिटरी में से होते हुए, हमारे पानी वाले एरिया में से होते हुए वास्को डिगामा कैसे भारत पहुंच गया। तो एक चीज तो ये खटकेगी खटकेगी यार, राइट। तो एक कंट्रोवर्सी क्या हो सकती थी कि वास्को डिगामा ने जो रूट लिया वो रूट लिया अरेबियन सी वाला, वो रूट लिया अरेबियन सी वाला, वो रूट लिया अरेबियन सी वाला, एंड इट वॉज ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय टर्क्स। जब भी मैं टर्की बोलूं या टर्क्स बोलूं, आपको समझना है कि यार मैं ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा हूं। ऑक्युपाइड बाय, ऑक्युपाइड बाय टर्क्स, occupied by Turks, right? Occupied by Turks. Point number two. Point number two. यार एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी तो बन सकती थी, एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी तो बन सकती थी। क्यों? वाई? बिकॉज मैं आपको बता दूं कि पोर्तुगीज में, पोर्तुगीज में और मुस्लिम्स में, और मुस्लिम्स में बिल्कुल नहीं पटती थी भैया, बिल्कुल नहीं बनती थी। और बनेगी भी कैसे, बनेगी भी कैसे? जो पोर्तुगीज आराम से ये वाला रूट फॉलो करके और बाय लैंड इंडिया आते थे, या ये वाला रूट फॉलो करके अरेबियन सी से होते हुए भारत पहुंच जाते थे, इन्हीं पुर्तगाल वालों को अब पूरा का पूरा घूम के मोजाम्बिक आना पड़ रहा है और उसके बाद वो भारत पहुंच पा रहे हैं। और ये टर्की वालों ने ऑटोमन एम्पायर में, जो कि मेनली एक मुस्लिम साम्राज्य था, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल भी कैप्चर कर रखा। तो यार नफरत तो बढ़नी थी कि हमारी जमीन पे आ रहे हो, हमें तुम ट्रेड नहीं करने दे रहे हो। तो पोर्तुगीज और मुस्लिम्स की बिल्कुल आपस में बनती नहीं, ठीक है। तो दो प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती थी, लेकिन लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दो प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स बन सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बन सकती थी और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बन सकती थी, बट याद रखना ऐसा हुआ नहीं। तो पढ़ाया क्यों? आजकल यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछने लगा इस वजह से। तो भैया वास्को डिगामा को, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेड करने की परमिशन मिल चुकी थी। तो वास्को डिगामा ने भैया अपना बढ़िया ट्रेड वगैरह किया, एंड व्हेन वास्को डिगामा रिटर्न्ड, व्हेन वास्को डिगामा, चल जा भैया, जब ये लौट के वापस गया ना, इसने इंडिया से सबसे पहले तो खूब ढेर सारा मसाला उठाया, सामान उठाया, और उसको ये लेकर गया पुर्तगाल में। एंड व्हेन वास्को डिगामा रिटर्न्ड, उसने जो भी यहां से गुड्स लिए थे, जो भी उसने यहां से माल भरा था भारत से, उसने उसको बेच दिया। और बेचकर, और बेचकर आप मानोगे नहीं, 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया, 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। 60 टाइम्स प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आपने 6 रुपए लगाया था, अगर आपने 6 रुपए लगाया था, तो आपने 360 रुपए कमा लिए। इसको कहते हैं 60 टाइम्स प्रॉफिट। तो ये बहुत अच्छी बात थी यार, राइट, ये बहुत अच्छी बात थी। अब जब लोगों ने वास्को डिगामा को देखा कि यार वास्को डिगामा भारत से बढ़िया सामान माल लेकर आया है, 60 गुना प्रॉफिट पर उसको बेच रहा है, तो और लोगों के भी दिमाग में ट्रेड करने की इच्छा जागी कि यार भारत तो बड़ी अच्छी जगह है, भारत तो बड़ी अच्छी जगह है, चलो यहाँ पे, यहां से माल उठाते हैं और लाके यहां पर बेच देंगे, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो किंग थे उस टाइम के, मैनुअल वन, आपको याद होगा, मैंने लिखवा रखा है, जो उस टाइम के किंग थे, मैनुअल वन, मैनुअल नहीं, मैन्युअल बोल सकते हो आप, मैन्युअल वन, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अथॉरिटीज ऑफ पुर्तगाल ही भारत जाएंगे। इसने बोला कोई भी उठ के भारत नहीं चला जाएगा, ओनली ऑफिशियल अथॉरिटीज विल गो, ओनली ऑफिशियल अथॉरिटीज विल गो। ऑफिशियल अथॉरिटीज का मतलब वही बिजनेसमैन जाएंगे जिन्हें जिन्हें गवर्नमेंट के तरफ से, पुर्तगाल गवर्नमेंट के तरफ से अप्रूवल मिला है। लिख सकते हो आप, गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, तो वास्को डिगामा के बाद, वास्को डिगामा के बाद एल्वराज भैया आते हैं, पेड्रो एल्वराज, मैं सिर्फ एल्वराज लिख रहा हूं। वास्को डिगामा के बाद भैया आपके एल्वराज आते हैं, और ये कब आते हैं? ये भारत आते हैं 1500 के दशक, ये भारत आते हैं 1500 के दशक में। और अब जब ये अपने साथ आ रहे हैं तो इन्होंने वास्को डिगामा से बड़ी फ्लीट्स रखी हैं। फ्लीट का मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स। वास्को डिगामा आया था भाई अपने अब्दुल माजिद साहब के साथ, और 3 फ्लीट्स के साथ, 3 शिप्स के साथ। लेकिन एल्वराज उनसे बड़ी फ्लीट लेकर आते हैं, बिग फ्लीट, एंड अगेन ही मेट, सॉरी, अगेन ही मेट किंग जेमोरिन, अगेन ही मेट किंग जेमोरिन, और जेमोरिन ने इन्हें भी ट्रेड करने की परमिशन दे दी। जेमोरिन ने इन्हें भी ट्रेड करने की परमिशन दे दी। अब तुम एक चीज देखो, तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये बिग फ्लीट वाला क्या मसला है, ये बिग फ्लीट वाला क्या मसला है? तो जायज सी बात है यार, जब वास्को डिगामा आया, जब वास्को डिगामा आया तो उसे कहीं ना कहीं तो अंदेशा हो गया होगा कि यार ये अरब वालों को चुभ रहा है। और जब अरब वालों को ये बात मालूम पड़ी कि ये जो वास्को डिगामा है ये यहां से सामान खरीद के ले जा रहा है और यूरोप में 60 टाइम्स प्रॉफिट कमा रहा है, तो अरब वालों के दिमाग में कुछ तो आया होगा कि यार हमारी टेरिटरी को तुम इस्तेमाल करके जा रहे हो तो हमें भी कुछ तो दो, कुछ तो हिस्सा हमें भी दो। तो एल्वराज पूरी तैयारी के साथ गया था कि अगर अरब वालों ने रोकने की कोशिश करी तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ फ्लीट्स हो, कुछ शिप्स हो, जिससे मैं अरब वालों का मुकाबला कर सकूं। इसी वजह से एल्वराज बड़ी फ्लीट के साथ आया था। फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स। जिसने कल का लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया है उसको आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो रहा हो, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने कल का ही लेक्चर उठा के आज वाले लेक्चर से कनेक्ट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अल्वराज भैया आते हैं 1500 के दशक में बड़ी सी फ्लीट लेके, मिलते हैं किंग जेमोरिन से, और इनको भी ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। और एल्वराज ने, जब उनको ट्रेड करने की परमिशन मिलती है तो एल्वराज ने सोचा कि यार ट्रेड हम कर रहे हैं, इतना सारा माल है, अपना माल कहां रखेंगे, तो एक आध फैक्ट्री स्टेब्लिश कर देते हैं। तो एल्वराज ने फैक्ट्री स्टेब्लिश की कैलिकट में, स्टेब्लिश्ड फैक्ट्री इन कैलिकट, established फैक्ट्री इन कैलिकट। प्लीज नोट, established फैक्ट्री इन कैलिकट, कि यार जो भी ट्रेड वगैरह का सामान है हम यहीं पर स्टोर करके रखेंगे, हम यहीं पर स्टोर करके रखेंगे। अब मुझे एक चीज ये बताओ, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, मुझे एक चीज ये बताओ, कैलिकट में कुछ लोग पहले से भी रह रहे होंगे, राइट? कैलिकट में कुछ लोग पहले से भी रह रहे होंगे जिन्हें तुम लोकल पीपल भी कह सकते हो, जिन्हें तुम लोकल पीपल भी कह सकते हो, राइट?
क्या इन लोकल पीपल को पसंद आ रहा होगा, इन लोकल्स को पसंद आ रहा होगा कि कोई बाहर का बंदा आके हमारे ही एरिया में फैक्ट्री स्टेब्लिश कर रहा है? बड़ी कॉमन सेंस की बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। तुमने फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन फिर भी तुमने एक समोसे का ठेला खोल फॉर एग्जाम्पल, और बगल में कोई दूसरा आके समोसे का ठेला खोल दे, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें लगेगा यार ये कहाँ आ गया यार, ढोकला वोकला खोल लेता, छोले भटूरे खोल लेता, मुझे भी वैरायटी मिल जाती। बगल में खोलेगा तो समोसे का ही खोले। तो जायज सी बात है, कैलीकट में जो लोकल्स थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि यार कोई बाहर का बंदा, चलो उसको ट्रेड की परमिशन मिल गई कोई बात नहीं, लेकिन वो यहां पे फैक्ट्री भी डाल रहा है। लोकल्स को ये बात पसंद नहीं आ रही, लोकल्स को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। इसी बीच मैंने आपको बताया, इसी बीच मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं अरब्स को भी ये चीज खटक रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे रूट से, हमारे वाटर ऑक्युपाइड, आप कह सकते हो जो उन्होंने सी ऑक्युपाई करके रखा है अरेबियन सी को, उसमें से कोई ऐसे आराम से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो लोकल पीपल का जो गुस्सा था, इट वॉज सपोर्टेड बाय अरब्स, इट वॉज सपोर्टेड बाय अरब्स, इट वॉज सपोर्टेड बाय अरब्स। जब भी मैं अरब की बात करूं, सिंपल सा तुम ये वाला इलाका पकड़ लेना, ठीक है, सिंपल सा तुम ये वाला इलाका पकड़ लेना। और एक चीज मैं तुमको बताता हूं, और एक चीज मैं तुमको बताता हूं, ये जब बड़ी सी फ्लीट लेकर आ रहा था ना, ये जब बड़ी सी फ्लीट लेकर आ रहा था ना, तभी अरब वालों को लगा कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी फ्लीट लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। सर ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? अरे सिंपल है ना भाई, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी बाउंड्री है, और पाकिस्तान कल को यहां पर 10,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर दे इस पूरी बाउंड्री में, और 10,000 सोल्जर्स के पास M16 M5 जैसी गन्स है, और तान के खड़े हैं तुम्हारी तरफ, फायरिंग नहीं कर रहे, सिर्फ तान के खड़े हैं, तो तुम्हें तो लगेगा ना कि यार चैलेंज कर रहा है क्या, मैं बताता हूं अभी इसको। अरब वालों को भी यही लगा, और जब उन्होंने देखा कि यार कैलिकट के लोग, कैलिकट के लोग, केरला के लोग, वहां के लोकल्स इस एल्वराज से खुश नहीं है, तो अरब वालों को लगा कि यार यही मौका है, ये जो नौटंकी चल रही है इसको खत्म करते हैं। अरब वालों ने अपना सपोर्ट दिया यहां के लोकल्स को। तो भैया अरब प्लस में लोकल पीपल वर्सेस एल्वराज, वर्सेस एल्वराज। अरब्स प्लस में लोकल पीपल वर्सेस एल्वराज, वर्सेस एल्वराज, वर्सेस एल्वराज। अब जब यहां पर थोड़ी बहुत मार पिटाई होती है, अब कोई ऐसी बैटल है, कोई ऐसी वॉर नहीं होती जो मैं आपको पढ़ाऊं, थोड़ी बहुत झड़प वगैरह होती है, ठीक है, एल्वराज कुछ अरब्स को ठोक देता है, अरब्स वाले कुछ एल्वराज के साइड वालों को ठोक देते हैं, बीच में एक दो लोकल निकल लेते हैं। तो जब ये मारपीट होने लगी ना, तो जैमुरीन भाई ने कहा, जैमुरीन भाई ने क्या कहा कि यार एल्वराज, सुनना भाई एल्वराज, तेरे को ट्रेड करना है तू ट्रेड कर, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को ट्रेड करना है तू ट्रेड कर ले, मैं तेरे को कहता हूं तू ट्रेड कर, तू पैसा भी बना, तू फैक्ट्री भी लगा, लेकिन लेकिन कोई भी वॉर की कंडीशन मत बनाओ। एल्वराज ने कहा अरे ठीक है, नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे क्यों बोल रहे हो, आप इन अरब वालों को भी तो बोलो। तो एल्वराज ने जोमेरीन से क्या कहा कि आप जो है अरब्स को काउंटर करो, अरब वालों को समझाओ। जोमरीन ने एल्वराज से क्या कहा कि अरब वाले हमारे दोस्त हैं या फ्रेंड हैं, और हम अरब वालों का त्याग नहीं करेंगे, अरब वालों को हम नहीं भगाएंगे, अरब वालों को हम नहीं भगाएंगे, कहानी समझते रहे ना, अरब वालों को हम नहीं भगाएंगे। अब भैया एल्वराज साहब गुस्सा आ गए, एल्वराज ने कहा ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अब मेरे बाद जो आएंगे ना, वो देखना क्या हाल करेंगे तुम्हारा जैमुरीन साहब। जैमुरीन ने कहा चल चल तेरे से बहुत देखें, चल निकल यहां से। तो एल्वराज भैया अपना ये फैक्ट्री वगैरह कैलिकट में स्टेब्लिश करके निकल, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी। 1500 का दशक चल रहा था,
1501 में 1501 में वापिस वो डिगामा आता है। अच्छा, वास्को डिगामा पूरा लिखने की जरूरत है? सिर्फ वास्को लिखूं तो समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ वास्को लिख रहा हूं, प्लीज समझ जाना, ठीक है? यस। वास्को डिगामा भैया वापस भारत आता है, और इस बार इस बार इस बार इसने सिर्फ फ्लीट्स नहीं रखी अपने साथ, ये आर्मी को भी लेके आ रहा है। क्योंकि इसको तो अंदेशा हो गया था कि यार ये लोकल्स को इतना भड़काया किसने, इन लोकल्स को इतना भड़काया किसने है। वास्को डिगामा को तो अंदाजा हो गया था पूरे तरीके से, वास्को डिगामा को पूरे तरीके से अंदाजा हो गया था कि इन लोकल्स को भड़काया किसने। तो इस बार वो फ्लीट्स प्लस आर्मी लेकर भारत की तरफ आता है, वापस जमुरीन से मिलता है, जमुरीन वापस उसको ट्रेड की परमिशन देते हैं, और इस बार उसने मल्टीपल फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। देख रहे हो, इस बार उसने मल्टीपल फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। कहां कहां पर की वो भी सुन लो ध्यान से। कैलिकट, कैलिकट प्लस में कोचिन, कैलिकट प्लस में कोचिन, प्लस में कैनोर, कैलिकट प्लस में कोचिन प्लस में कैनोर। ही established multiple factories, he established multiple factories। उसके बाद इतनी फैक्ट्री वगैरह लगाने के बाद ये भैया हमारे वापस चले गए, कुछ टाइम रहे फिर चले गए। अब देखो, अब पुर्तगाल वालों को क्या लगने लगा कि यार धीरे धीरे हमारी फैक्ट्रीज बन रही हैं, ठीक है, और हम आराम से अंदर बाहर कर पा रहे हैं, ज़ोमरीन से हमारी अच्छी पहचान बन गई है, ट्रेड का राइट हमें मिल ही गया है, हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो अब जो है हम ऑफिशियली अपना रेसिडेंट भेजना स्टार्ट करेंगे। रेसिडेंट या एम्बेसडर कह लो या एक रिप्रेजेंटेटिव कह लो, ठीक है। तो इसी लाइन में सबसे पहले नाम आएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। पुर्तगाल इसको आप कह लो रिप्रेजेंटेटिव या कह लो एम्बेसडर। मैं रिप्रेजेंटेटिव लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि अब पोर्तुगीज को लगने लगा कि यार भारत में ट्रेड की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अब धीरे धीरे हमने जब वहां पर अपनी जगह बना ली है तो उसको अच्छे से करते हैं। फैक्ट्री लगाने का क्या मतलब है, हमने फैक्ट्रीज लगा ली हैं, अब हम उसको अच्छे से ग्रो करते हैं। तो पुर्तगाल ने ऑफिशियली, अभी तक तो बिजनेसमैन आ रहे थे, अब उसने ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव्स अपने एम्बेसडर्स को भेजना स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। मैं सीधा अल्मीडा लिख रहा हूं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। और ये भैया कब भारत आता है, यहां मैंने आपको ऊपर लिखवा रखा है। ये भारत आता है 1505 में और वापस जाता है 1509 में। 1505 में ये आते हैं और 1509 तक ये रहते हैं, ठीक है। जबकि आप देखेंगे तो यहां पर आपका चाहे एल्वरास हो चाहे वास्को डिगामा हो, ये 3-4 महीना 5 महीना 6 महीना रहकर चले जा रहे हैं, बिकॉज दे आर बिजनेसमैन। तो पहली बार पुर्तगाल ने ऑफिशियली अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसको भेजा, ऑफिशियली अपने एम्बेसडर के रूप में किसको भेजा, अल्मीडा को। तो 1505 से लेकर 1509 में भारत में रहा। एंड अल्मीडा को लगा यार कि अगर हमें भारत में अच्छे से ट्रेड करनी, मैक्सिमम फैक्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो इसी साइड में सेटअप हो रही थी, इतने इलाके में मैक्सिमम फैक्ट्रीज आपकी सेटअप हो रही थी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को लगा कि यार अगर हमें भारत में अच्छे से ट्रेड करनी है तो इसके आसपास का जो ओशियन का इलाका है वो भी हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। आसपास का जो हमारे ओशियन का इलाका है वो भी हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। और इसीलिए उसने क्या किया, उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उस कॉन्सेप्ट का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। उस कॉन्सेप्ट का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अल्मीडा साहब ने क्या इंट्रोड्यूस किया, अल्मीडा साहब ने इंट्रोड्यूस किया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी का एक सिंपल सा सिस्टम था
कि भारत का जो नीचे वाला इलाका है, लेट मी मेक दिस, भारत का ये जो नीचे वाला इलाका है, इस एरिया में फैक्ट्रीज आपकी सेटअप हो रही थी, और इतने एरिया में विच इज द एरिया ऑफ इंडियन ओशियन, इतने एरिया में अगर कोई भी शिप आएगी, कोई भी फ्लीट आएगी ट्रेड करने, चाहे जैसे ट्रेड करने के मकसद से या कुछ बेचने या कुछ खरीदने, तो उसको बेसिकली टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। सो फादर ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, ठीक है। इट इज बेसिकली अ कार्टेज सिस्टम, टैक्स सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं, परमिट सिस्टम, कि परमिट लेना पड़ेगा। टैक्स कह लो या परमिट कह लो, परमिट विल बी मच बेटर, टैक्स नहीं, परमिट लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, जिसको आप कार्टेज सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसको आप कार्टेज सिस्टम भी कह सकते हैं। इतना समझ में आ गया? सो फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। अब एक चीज देख रहे हो तुम, ट्रेड के नाम पर, ध्यान से देखो, ट्रेड के नाम पर, ट्रेड के नाम पर किस प्रकार से कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाए, यही हिस्ट्री है। ट्रेड के नाम पर किस तरीके से कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट आई से कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इज कनेक्टेड। जिसकी ज्योग्राफी अच्छी होगी ना, तुम एक चीज देखोगे, उसकी हिस्ट्री ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको लोकेशन समझ में आने लगती है। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी, अच्छा इंडियन ओशियन, अच्छा वो ट्रेड, ट्रेड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जिसको इकोनॉमिक्स समझ में आती है ना, उसको ये समझ में आता है कि जितनी भी बड़ी कंट्रीज है उनके लिए सबसे पहली चीज है पैसा, और पैसा आता है ट्रेड से, पैसा आता है ट्रेड से। पैसा और मिलिट्री, पहले वो पैसा कमाते हैं, फिर अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जितनी भी बड़ी कंट्रीज है उन्होंने यही काम किया, पैसा कमाया ट्रेड से, उसके बाद अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया, एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अल्मीडिया के बाद, अल्मीडिया ने इतना काम किया, बहुत किया। पॉइंट नंबर 2, अल्मीडिया के बाद आता है एल्बुकर्क। कौन आता है भाई? एल्बुकर्क। अल्मीडिया के बाद आता है एल्बुकर्क। एल्बुकर्क भारत कब आता है? एनीवन? ऊपर लिखवा रखा मैंने आपको। एल्बुकर्क भारत कब आता है? 1509 में आता है ये 1509 में आता है, और 1515 तक ये रुकता है। एल्बुकर्क ने क्या किया? ही वॉज वेरी मच विजनरी, ही वॉज वेरी मच विजनरी। उसने कहा कि यार सिर्फ और सिर्फ ये पानी वाले इलाके में कंट्रोल बना के काम नहीं चलेगा, अगर हमें यहां पर अच्छे से ट्रेड स्टेब्लिश करनी है और अपना वर्चस्व बनाना है, तो हमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा। यानी भारत के आसपास जो भी लैंड है, हमें किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर भी कंट्रोल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। बिकॉज सिंपल सी बात है, खतरा आपको दूर वाले से नहीं है, दूर वाले को हमला करने में टाइम लगेगा, तब तक आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, आप संभल सकते हैं, लेकिन जो एकदम बगल में बैठ के हमला करेगा वो संभलने का मौका भी नहीं देता। सिंपल सी थ्योरी, ठीक है। सो एल्बुकर्क वाज वेरी मच विजनरी, एंड उसने कहा कि यार हमें अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा, हमें जो आसपास लैंड्स बने ना, हमें इसे भी थोड़ा थोड़ा करके इस पे अपना कंट्रोल बनाना पड़ेगा। सो व्हाट ही डिड, he established multiple bases. He established multiple bases. He established multiple bases. He established multiple bases. उसने कई सारे बेसिस बनाए, और
पॉइंट नंबर 2 जो उसने सबसे अच्छा काम किया, ही एबॉलिस्ड द प्रथा ऑफ सती। सती प्रथा का इसने बहुत बुरे तरीके से विरोध किया था, जो कि बिल्कुल सही था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट इसने 1510 में he captured Goa. He captured Goa from the Sultan of Bijapur. From the Sultan of Bijapur. From the Sultan of Bijapur. 1510 में what he did? He captured Goa from the Sultan of Bijapur. Why? Because Goa was the perfect strategic location. Because Goa was the perfect strategic location. आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर तुम्हें गोवा देखने को मिलेगा। वेट, यहां पर तुम्हें गोवा देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इट वॉज द परफेक्ट स्ट्रैटेजिक लोकेशन टू स्टैब्लिश अ बेस, राइट? क्योंकि यहां से अरब वालों पर भी आंखें जमा के रखना आसान था, प्लस जो ब्लू वाटर पॉलिसी स्टैब्लिश की गई थी, इस एरिया में भी कंट्रोल करना आसान था, जिससे इस साइड की पूरी फैक्ट्रीज आराम से कंट्रोल की जा सकती। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? इतना ही नहीं, और सुनो, इसने इसको पता था कि ट्रेड सिर्फ और सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो इसने रोड्स बनाना स्टार्ट की। इसने इरिगेशन का सिस्टम स्टार्ट करवाया, इरिगेशन को उसने बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया। प्लस इसने क्रॉप्स लाइक टोबैको, प्लस में कैश्यूस, काजू, इसकी खेती को बहुत ही ज्यादा इसने बढ़ावा दिया। इसी वजह से ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड हिज विजनरी एटीट्यूड, एल्ब्यूकर्क को बोला जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। प्लीज नोट, Albuquerque was known as actual founder of Portuguese power in India। समझ में आ गया इतना? Actual founder of Portuguese power in India। Everyone got it? Everyone got it? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है गाइस? इतना क्लियर है क्या? डन? Yes, sir. आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन आया था? नीनो डा कुना। ये कब आया था भाई? कमॉन गाइस, ये कब आया था? 1529 to 1529 to 1538। ठीक है, इसने क्या किया सुनो, इसने क्या किया, इसने कहा कि यार एल्बुकर्क साहब ने और अपने एल्मेडिया साहब ने सब कुछ तो ठीक किया, लेकिन यार वो ईस्ट की साइड को एक्सपेंशन ही नहीं कर रहे, वो जो भी कुछ कर रहे हैं इसी इलाके में कर रहे हैं, इसका क्या, इधर भी तो संभावनाएं हैं। इसने क्या किया, इसने ईस्ट कोस्ट पर एक्सपेंशन स्टार्ट किया। पॉइंट नंबर 1, इसने क्या किया, इसने ईस्ट कोस्ट पर एक्सपेंशन स्टार्ट किया।
और इसी को मद्देनजर रखते हुए इसने हुगली को अपना बेस बनाया। वेस्ट बंगाल में सबने पढ़ा होगा हुगली, इसने हुगली को अपना, पढ़ा है ना भाई हुगली, तुम्हें भी क्या हर एक चीज दिखानी पड़ती है मैथ में। इसने हुगली को अपना बेस बनाया। देख लो यार एक बार, कुछ है बुद्धिजीवी, पैसे तो पूरे दिए थे, पढ़ाता आधा है। यहां पे देखने को मिलेगा हुगली तुम्हें, ठीक है। तो इसने भैया हुगली को अपना बेस बनाया और वहां पर एक बेस स्टैब्लिश किया, बनाया स्टैब्लिश किया, एक ही बात है। ऑलराइट, और ईस्ट कोस्ट पर अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया। पॉइंट नंबर टू, ही शिफ्टेड इज हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स कहां पर शिफ्ट किया अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ ये पॉइंट लिख लो कि ही शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर्स। सिर्फ पॉइंट लिख लो, अभी आगे इसको मैं कनेक्ट करवाता हूं। पॉइंट नंबर थ्री, गुजरात के रूलर थे, नाम था बहादुर शाह। नाम क्या था? बहादुर शाह। नाम क्या था? बहादुर शाह। बहादुर शाह वॉज किल्ड बाय दिस कुना या नीनोडा कुना, जो भी है, किल्ड बाय कुना। नाउ व्हाई, बहुत डिटेल में तो मैं अभी नहीं जा सकता इसके, लेकिन एक बेसिक मैं तुमको समझा दे रहा हूं। व्हाई? क्योंकि ये तुम्हें समझ में आएगा जब तुम मुगल एम्पायर पढ़ोगे। सुन लो एक बार ध्यान से। जब ये आया ना नीनोडा कुना, उस टाइम इंडिया में टाइम पीरियड था हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। किसका भाई? हुमायूं का। सो हुमायूं वांट्स टू कैप्चर गुजरात। हुमायूं वांट्स टू कैप्चर गुजरात। अब इसकी सारी डिटेलिंग तुम्हें मिलेगी मुगल एम्पायर में। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो। हुमायूं वांट्स टू कैप्चर गुजरात, लेकिन गुजरात जो है वो बच गया विद द हेल्प ऑफ टर्की। टर्की ने हेल्प कर दी गुजरात की, और गुजरात ने, यानी गुजरात के रूलर पोर्तुगीज ने, सॉरी गुजरात के रूलर, क्या नाम था उसका, बहादुर शाह ने हेल्प ले ली पोर्तुगीज से। अब टर्की वालों ने तो हेल्प कर दी कि चलो यार ठीक है कोई बात नहीं। पोर्तुगीज वालों ने कहा बदले में हमें क्या मिलेगा? तो गुजरात के जो रूलर थे बहादुर शाह, और ये जो तुम्हारा था नीनोडा कुना, लिख दे रहा हूं मैं, बहादुर शाह, बहादुर शाह प्लस में नीनोडा कुना, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ बसेन। ट्रीटी ऑफ, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ बसेन। ये साइन होती है भैया 1534 में, और इसके तहत ये जो बासेन वाला इलाका था, गुजरात का जो बासेन वाला इलाका था, वो हैंड ओवर कर दिया गया पोर्तुगीज को। ठीक है सर। तो बदले में पोर्तुगीज ने भी मदद कर दी टर्की के साथ मिलकर, और हुमायूं को भैया हटना पड़ा। अब जब जब हुमायूं एकदम पीछे हट गया और बहादुर शाह साहब ने देखा कि यार हुमायूं पीछे हट गया है, टर्की वालों ने तो हमसे कुछ लिया नहीं, लेकिन ये पोर्तुगीज वालों ने यार हमसे बसेन ले ली और बसेन हमसे यार चला गया हमारे हाथ से, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सो बहादुर शाह ने बोला नीनोडा कुना से कि यार वापस से नेगोशिएशन करते हैं, रीनेगोशिएशन, और हमें हमारा बसेन वापस लौटा दो। अब जैसे ही नीनोडा कुना ने सुना, उसको आ गया गुस्सा कि एक तो हमने तुम्हारे लिए की मारपीट, हमें आई चोटें, तुम मरहम लगाने भी नहीं आए, और अब हमसे मांग रहे हो कि हम बसेन वापस कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो नीनोडा कुना ने बहादुर शाह को बुलाया कि आजा बहादुर शाह, आजा, बात कर लेते हैं, रीनेगोशिएशन कर लेते हैं। और उसके बाद वापस बुला के नीनोडा किल्ड
कि क्या चाहिए था, बासेन, ये ले चाकू, किल्ड बहादुर शाह। ये था हिस्ट्री का थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू कि क्यों मारा, ये आपको इसमें थोड़ा सा पता चल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया एवरीवन? इतना समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब देंगे। इतना समझ में आ गया? तो आज की क्लास में हाँ इतना भैया। ही। कल मैं आपको थोड़ा सा और पुर्तगाल को आगे लेकर चलूंगा और इनकी फेवरेबल कंडीशंस क्या थी फॉर पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस, और जो भी डेक्लाइन वगैरह था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। और हम कल डच को भी कंप्लीट करेंगे, डच और फ्रेंच को। डच और फ्रेंच में ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी पढ़ना था, इवन मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपके पुर्तगीज साइड से ही आते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स करवाए हैं, प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। ठीक है, ये टाइमलाइन याद रखना, हमने इस पूरी टाइमलाइन को कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम कुछ और बेसिक्स देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कहानी आपको अच्छे से रिलेट हो रही है। हमने स्टार्ट किया था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास से, और हमने एट लास्ट में ट्रीटी पढ़ी, ट्रीटी ऑफ पासेन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे मिलेंगे कल के लेक्चर में। आपके पास 2 मिनट का समय है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जस्ट 2 मिनट्स फ्रॉम माई साइड, इसके बाद मुझे आना है खाना खाने। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग कितनी देर में हो जाएगी अपलोड सर? रिकॉर्डिंग यार ज्योग्राफी की तो हो जाएगी अभी आधे से 1 घंटे में। बासव राज से पूछ लो। बासव राज, कितना टाइम लगेगा? 20 minutes for geography. ठीक है, 20 ठीक मिनट है। ज्योग्राफी के लिए, 1 से 1.5 घंटा तुम मान लो हिस्ट्री के लिए। ठीक है, 11 बजे से पहले पहले दोनों रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगी और ये रोज का सिस्टम रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, मजा आया? वी स्टार्टेड एट 6:30, टाइम हो रहा है 9:30। इसको कहते हैं पढ़ाई, इसको कहते हैं कंटेंट, इसको कहते हैं मेहनत। अब एक मेहनत जो आपको अपने साइड से करनी है, 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल के ब्लैंक पेपर मेथड रिवीजन। आज रिवीजन कैसे करना है, कल जो पढ़ा है पहले उसको लिखेंगे ब्लैंक पेपर मेथड, फिर आज वाली कहानी को कनेक्ट करेंगे। बिकॉज कल मैंने छोड़ा था क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड द सी रूट फॉर रीचिंग इंडिया इन 1498। आज मैंने वहीं से ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास से स्टार्ट किया, एंडेड अप विथ ट्रीटी ऑफ पासेन। ऑलराइट, पूरी हमने टाइमलाइन कंप्लीट कर लिया। बेसिकली पोर्तुगीज के बारे में थोड़ा सा सोशल साइंस वाली चीजें ज्यादा देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिलीजन कैसा था, फलाना ढमकाना। डच और फ्रेंच में ज्यादा कुछ है नहीं, तो कल की क्लास में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। और अर्थक्वेक का टॉपिक आपका वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस उसमें एक एविडेंसेस वाला पोर्शन बचा है जो हम कल की क्लास में करेंगे। फेयर नोट्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के फेयर नोट्स में आपको कॉन्टिन्यूसली बनवाता हुआ चल रहा हूं। और कोई डाउट है, दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। जितना जितना होता जा रहा है उसको कहानी के फॉर्मेट में दिमाग में बैठाते चलो, नोट्स बनाने की खुद से भी थोड़ी सी कोशिश करो, और क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस, ट्राई टू प्रैक्टिस। ठीक है, ट्राई टू प्रैक्टिस जो भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 2 मिनट का समय आपके पास और है, ठीक 9:30 बजे मैं क्लास को एंड करता हूं। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, ऑल डरने की क्लियर जरूरत भैया। नहीं है, क्योंकि आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि कंटेंट किस लेवल का है। और अगर आपने 50 दिन भी इस तरीके का कंटेंट पढ़ लिया तो फिर जीएस में कुछ बचा नहीं, आप आराम से पेपर को निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है भाई। कौशल, बासवराज, पूजा, रुस्तम, विवेक, राहुल, जुनैद, रिद्धिमा, कोई डाउट? नो भैया, नो डाउट, क्लियर है सब कुछ? क्लियर है भैया। ठीक है, चलो 1 मिनट का समय और है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मजा आ रहा है? हाँ भैया। कौशल, मेरे पास फाइल प्लीज भेज देना। ठीक है, सेमिकॉन इंडस्ट्री ठीक है। वाली, टैरिफ्स वाली और ब्रिक्स वाली, तीनों फाइल चाहिए मुझे।
ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, जो मैंने तेरे को भेजा वही एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दो बस। ओके और कुछ सर। भाई, एनीथिंग एल्स? ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जय हिंद सर। प्रैक्टिस कर लेना और रिवीजन करके सोना, नहीं तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। 3 घंटे की मेहनत वो 10-15 मिनट के प्रैक्टिस शीट पे डिपेंड करती है, नहीं किया तो 3 घंटे की मेहनत बर्बाद। ऑल द बेस्ट।